हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी आप सभी को पता है कि एक बहुत ही जो हमारा अपील बैच इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एंड एआरओ के लिए चला हुआ है। 3 दिन हमने डेमो कक्षा की और बताया कि भैया जी चौथे दिन जैसे कि आज के लिए कि आपका ये बैच किस पर एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आज हम मिलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। पंडित आशुतोष तिवारी जी मेरे साथ जुड़ते हुए, तो एक बार जल्दी से यहाँ पर सभी के सभी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे और जुड़ेंगे। और कल जो हमने अपनी डेमो कक्षा में, ठीक है ना, और यहाँ पर देखूं संस्कार सिंह जी भी हैं, गुड इवनिंग सर जी, रंजना मौर्य, रविकांत जी हैं, अंशु रावत, तो सभी स्पीड के साथ जुड़ चुके हैं। और मैं बात कर पाऊंगा, कल एक टॉपिक था सर उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद जो अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश वे देश के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे थे, ठीक है, उनके विषय में मैंने कल आपको पढ़ाया, ठीक है। और औरैया से आदित्य के आर पांडे जी सर बताए नहीं आपने क्या? विनोद कुमार जी आई लव यू सर जी, लव यू टू, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप सभी पहले जुड़ेंगे। कैसे हैं आप? तो मैं एकदम अच्छा हूं और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप भी सभी के सभी एकदम शानदार होंगे। प्यारे साथी आज एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। इवनिंग में 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटा आपका टेलीग्राम ग्रुप जो होता है, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपने 2 ही डाउट, मतलब कि 2 मैसेज कर सकते हैं। अब यदि 8 बजते ही और आपने कर दिया कि इस्पाल सर हाय, अब हाय का जवाब मैं क्या दूंगा? उसके बाद 1 घंटा पीछे आपको दूसरा जो है मतलब कि मैसेज करने का मौका मिलेगा। 2 ही कर सकते हैं, 2 ही डाउट आप पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो वो आप एकदम ठीक है ना, मतलब पूछ लेंगे जो भी डाउट हो। तो कहने का मतलब ये है अपील बैच के नाम से जहां आपने कक्षा स्टार्ट की है ना, जैसे माना कि ये आपका कक्षा यहाँ होगी लाइव क्लास, इधर की तरफ ऐसे करेंगे ना तो टेलीग्राम का ऑप्शन आएगा, उसी पर ज्वाइन आप होंगे तो वहीं आप ही को ही ज्वाइन होना पड़ेगा। यदि आप कहो कि सर हमें भी कर दो ना, हम नहीं कर सकते, आप ही करेंगे, ठीक है। चलो, अपील के नाम से होगा टेलीग्राम पर, देखो आप अपने बराबर में, ठीक है। अब बात आती है सर जी एक और केंद्र शासित प्रदेश रह गया था जिसका नाम था दिल्ली, ठीक है। चलो जी, दिल्ली की बात आती है सर। यदि मैं दिल्ली की बात करूंगा तो दिल्ली से सर जी जो डिस्ट्रिक्ट जो थे वो 3 डिस्ट्रिक्ट ठीक है अपनी सीमा साझा कर जाते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट। अब सर ये 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, तो एक बार आप बताएंगे? हाँ सर, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा गाजियाबाद, वहीं से अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए गाजियाबाद, अच्छा जी, हाँ जी। इसी के साथ मेरे साथी एक डिस्ट्रिक्ट और होगा गौतम बुद्ध नगर, एक डिस्ट्रिक्ट और बनेगा गौतम बुद्ध नगर, एक डिस्ट्रिक्ट और गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, और एक डिस्ट्रिक्ट का नाम और होगा बागपत, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्टों की बात होगी तो मेरे साथी गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर और बागपत अपनी थोड़ी सी सीमा को साझा करता है। भैया कैसे ज्वाइन करेंगे? देखो, अब तुमने अपना बैच तो चला ही रखा है, ठीक है, जैसे कि ये RW वाला होगा ना। अब एक सेकंड में बताऊंगा, पेड कक्षा पर जाएंगे, वो तो तुम्हारा चल ही रहा है। अब जैसे माना कि मैंने ये हरियाणा का ये कर दिया,
देखो यहाँ लाइव क्लास, यहाँ टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पर जाएंगे, यहीं ज्वाइन का ऑप्शन है, वहीं तो दिखाई पड़ रहा है। आप भैया अधिकारी होकर भी ऐसी बात नहीं करेंगे तो फिर तो बात दिक्कत में है। चलो जी, आज ये तो हमारे होगी कंप्लीट। अब मैं आपको लेकर चलूंगा सरची जनपदों की तरफ। एक जनपद का नाम था सोनभद्र। एक जनपद आपने पढ़ा होगा सोनभद्र, पढ़ा तो बहुत बार है सरची मैंने। एक जनपद और आ जाता है मेरे साथी, सहारनपुर। एक जनपद और आया जिसका नाम बना सहारनपुर। सर एक जनपद और पूछा गया, उस जनपद का नाम था आगरा। और एक जनपद और आया मेरे साथी, उस जनपद का नाम था मथुरा। उस जनपद का नाम था मथुरा। आज मैं सोनभद्र की बात करता हूं तो सोनभद्र से 4 स्टेट, कितने 4 स्टेट सीमा साझा कर जाते हैं। सहारनपुर की बात तो मेरे साथी 2 स्टेट, आगरा, सॉरी 3 स्टेट, आगरा 2 स्टेट और मथुरा आपका 2 स्टेट। मथुरा भी आपका 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सर एक सोनभद्र, सोनभद्र देश का एकमात्र, मैं राज्य की बात ना कर रहा यहां पर, देश का एकमात्र ऐसा जनपद होगा जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बहुत बड़ी बात है, 4 राज्य। सर जी कौन कौन से, तो आप एक तो बता देना, मध्य प्रदेश। मेरे भैया एक मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा। इसी के साथ मैं आपको बताऊं एक छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के आगे आपने पढ़ा, कल कई बार पढ़े, झारखंड। और झारखंड से आगे की तरफ चलें तो बिहार। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 4, हाँ सर जी, ये 4 ऐसे राज्य जो सोनभद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। मेरा मथुरा भी करता है, बहुत बढ़िया। चलो जी, सहारनपुर की 3, एक कौन सा, हिमाचल प्रदेश। सर सहारनपुर जैसे आया तो मैंने बता दिया 3 हिमाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया सर। इसी के साथ भैया जी आप आओ उत्तराखंड, और इसी के साथ आप आओ हरियाणा। आप देखो सर जी हरियाणा, ठीक है। देखो सहारनपुर की बात आती है तो सहारनपुर 3 राज्यों के साथ, सहारनपुर मेरे साथी 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। आज बात आती आगरा की। आगरा 2 राज्य, एक राजस्थान, पहले राजस्थान कर दो, हाँ सर जी, और आप कर देना मध्य प्रदेश। आप बता देना मध्य प्रदेश। 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा, और राज्य कौन कौन से, राजस्थान और मध्य। आज मथुरा, मथुरा एक आप हरियाणा और एक मेरे साथी राजस्थान। कल मैंने ये हर पॉइंट आपको एकदम शानदार तरीके से कराए थे। सोनभद्र 4, सहारनपुर 3, आगरा 2, मथुरा 2। और आगरा की बात करें, पश्चिम में राजस्थान के धौलपुर से और दक्षिण में मध्य प्रदेश के मुरैना से लगा हुआ है आगरा। यदि मैं किसकी बात कर पाऊं तो ये जो आगरा जो जनपद जिसे आप पढ़ रहे हैं, कौन सा जनपद होगा, आगरा। आगरा जनपद की बात तो मेरे साथी ये पश्चिम में राजस्थान के धौलपुर से, पश्चिम में, हाँ सर, पश्चिम में राजस्थान के, पश्चिम में राजस्थान के धौलपुर से, पश्चिम में राजस्थान की धौलपुर से, एकदम राइट है भैया। हाँ सर जी, मतलब कि राजस्थान के धौलपुर से। और सर दक्षिण में मध्य प्रदेश के, मेरे भैया जी कौन सी प्रदेश की बात, मध्य
प्रदेश की मुरैना से लगा हुआ है। मध्य प्रदेश की मुरैना से, ठीक है, मुरैना की गजक। तो अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान राज्य पश्चिम में कौन से, सॉरी, राजस्थान राज्य का धौलपुर जनपद पश्चिम में आगरा से, दक्षिण में मध्य प्रदेश की मुरैना से अपना ये आगरा, एकदम राइट है। सर एक जनपद आपने पढ़ा, जनपद का नाम आया पीलीभीत, एक जनपद तो ये हो गया पीलीभीत, सही है। पीलीभीत व एक जनपद और आया आपका महाराजगंज, एक जनपद और आया महाराजगंज। आज पीलीभीत की बात, सर ये जो पीलीभीत और ये आपका कौन सा, महाराजगंज, ठीक है, पीलीभीत और एक मेरे साथी महाराजगंज। चलो जी, अब देखो भैया, पीलीभीत एक राज्य उत्तराखंड और एक देश नेपाल के साथ अपनी सीमा, देख लो, ये भी देख लो, पीलीभीत और महाराजगंज भी एक देश और एक राज्य, ये आप एकदम राइट करेंगे सर। अब एक क्वेश्चन हमारा ये बना कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी जनपद, यही तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से दो जनपद, ऐसे दो तो शब्द ना देवें, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी जनपद एक राज्य व एक देश के साथ सीमा साझा करते हैं। सर जी मैप और दिखा देते, मैप देखो भैया, पहली बात मैप पर आएंगे, ये आपका पीलीभीत होगा, ये पूरा का पूरा एरिया पीलीभीत का, ठीक है। और ये लाइन जो कट रही है बीच में को, ये आपका नेपाल और ये आपका उत्तराखंड। एक चीज तो ये ऐसी कर दी आपने, ठीक है ना। चलो मैं दिखा दूं आपको, ये आपका हो गया पीलीभीत, दिखाई दे रहा है पीलीभीत, ये दिखाई पड़ रहा है पीलीभीत, ये नेपाल इधर जो लाइन है और ये ऊपर उत्तराखंड, पीलीभीत एक राज्य और एक देश के साथ। सर इसी के साथ इसे लाओ यहां महाराजगंज पर, ये रहा आपका महाराजगंज, महाराजगंज इधर, इधर तो बिहार और ऊपर नेपाल, तो ये दो मतलब एक देश एक राज्य के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। यहीं पर आ जाओ सोनभद्र में, सोनभद्र देखो सर, सोनभद्र और नीचे को खिसका लो, रॉबर्ट्सगंज इधर बिहार, झारखंड नीचे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है। अब यहीं से मैं सहारनपुर पर लेकर चलूं, सहारनपुर ऊपर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, यहां पर मैं सर जी आगरा, आगरा की बात आती है, इधर मध्य प्रदेश राजस्थान, मथुरा ऊपर हरियाणा, नीचे आपका क्या हो गया राजस्थान, ठीक है। ये पॉइंट एकदम करेक्ट होंगे जो कि मैंने आप सभी को बता दिए हैं। चलो जी ठीक है, ये पॉइंट आप सभी एकदम राइट कर देना। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा गया, शायद ये तो मैंने करा दी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद, एक बार जल्दी बताएंगे, कराए या ना कराए, स्पीड के साथ बताओ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, ये आप सभी को करा दिए या ना कराए, जल्दी बताओ। गोपाल कुमार जी प्लीज, मैप से, तो मैप मैंने आपको दिखा दिया है, जल्दी से बताओ, एकदम राइट तरीके से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लखीमपुर की, ये बताओ मैंने करा दिए ना कराए, मैं इतना पूछ रहा हूं। यस करा दिए तो यस, लखीमपुर खीरी वगैरह मैंने सारे के सारे आप सभी को करा दिए तो करा दिए भैया, यहाँ पर ठीक है ना। मथुरा वाले ने कह दी करा दिए सर जी, तो करा दिए, मान ली मैंने। अब चलते हैं सर, एक और एक आ जाता है, इसे ऊपर को उठाओ और यहां ले आओ, यहीं आ जाओ। एक आता है एनसीआर,
एनसीआर तो ना हुआ होगा, एनसीआर हो गया कोई, ना हुआ सर। एक आ जाता है एनसीआर। एनसीआर देखो, एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदेश के 8 जनपद हैं। कितनी भैया जी? 8 जनपद। और 8 जनपद कौन कौन से? ठीक है, एक बात और बताऊं, यदि ये कक्षा 11 बजे होती तो और जान गड़ जाती कक्षा में। ठीक है, अब करूंगा मैं थोड़ा सा, अभी जो है शाम का टाइम होते 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 आप सभी को पता ही है भैया, लेकिन इतनी जान गाड़ देंगे इस कक्षा में कि आपको भी लगेगा कि हाँ भैया पढ़े ये हम यूपीजी के किसी से। पहले एनसीआर का मतलब हुआ नेशनल, नेशनल जी, कैपिटल, कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। ये क्या बना सर जी? ये बन गया मेरे साथी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये आपका नेशनल कैपिटल रीजन, ये बन गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी लिखो, लिख दिया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और ये आप मुझे बता दो, इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदेश के कितने जिले हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सब कराऊंगा, अभी थोड़ा सा धैर्य तो पकड़ो, नो एससीआर भी करा देना, सारी चीजें होंगी, आप क्यों जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मेरे साथी 8 डिस्ट्रिक्ट होंगे। कितने भैया जी? 8 डिस्ट्रिक्ट। मतलब इस एससीआर सॉरी एनसीआर में यदि डिस्ट्रिक्टों की बात आए तो आप कितने डिस्ट्रिक्ट? 8 डिस्ट्रिक्ट। 8 डिस्ट्रिक्ट। अब कौन कौन सी भाई, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मायने रखता है। जैसे अब हम आ गए, कह दें एनसीआर में है, एनसीआर में आते हैं सर जी। ठीक है, एनसीआर का मतलब है जो मतलब कि दिल्ली के आसपास के वो डिस्ट्रिक्ट जिनके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार होती है। वहां का डेवलपमेंट, वहां का विकास। अब जैसे कि हम भी आए एनसीआर में, अब जाके हमारे गांव का तो रास्ता बना एनसीआर में, नहीं तो भैया अब जब कोचिंग की लाइफ थी, ऑफलाइन का जमाना था, अब तो आप जो है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तब तो ऑफलाइन ही अधिकांश। तुम्हारे यहाँ भी ऑटो वगैरह चलते होंगे, वो जिसमें ऊपर से नीचे तक भर के चले हैं, मैजिक। ठीक है, कभी कभार सीट ऐसी रहती, स्टूडेंट लाइफ आपने भी जी होगी, हम भी उसी जो है उससे भी निकल ही रहे हैं और निकले। कभी कभार सीट भी मिली तो अब एकदम आया वो ऑटो वाला या भैया वो मैजिक वाला, ए भैया बड़ी बूढ़ी सी तुम तो पीछे को लटक जाओगे। वह पीछे लटके, सुबह को कोचिंग लटक के आना, शाम को जाना, यही कॉलेजों का वो रहा। तो ठीक है, अब जाके वो सड़क पड़क बनी है, नहीं तो खाल खड्डे ऐसे ही है। तो चलते हैं, अब वो 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? एक डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा सर जी गाजियाबाद। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम गाजियाबाद, ये डिस्ट्रिक्ट आप सभी को याद करने हैं। दूसरा गौतम बुद्ध नगर, याद क्या है वैसे मैप में भी मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर से निकलो, आपको बुलंदशहर लेकर चलूंगा मैं। है कोई बुलंदशहर से? लाल कुआं से बस पकड़ेंगे बुलंदशहर के लिए, बुलंदशहर से आ जाओ, उधर गुलावटी होते हुए हापुड़ की तरफ पहुंच जाएंगे, सबसे छोटा जनपद जो होगा। हापुड़ से डायरेक्ट भैया जी मेरठ पहुंचो, मेरठ के बाद बागपत, मेरठ बागपत, और बागपत के बाद आप मैं लेकर चलूंगा शामली। मेरठ बागपत शामली, और शामली के बाद मैं आपको लेकर चलूं मुजफ्फरनगर। ठीक है, वो गुड़ सबसे ज्यादा यहीं खतौली,
वो तो बागपत में आएगी, मुजफ्फरनगर, तो ये आप करेंगे। ठीक है जी, चलें। तो अब देखेंगे गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर। अब यहीं से ये आपका गाजियाबाद, ठीक है, ये आपका गौतम बुद्ध नगर, ये आपका बुलंदशहर, क्या काफी बड़ा है। बुलंदशहर के बाद ये आपका हापुड़, हापुड़ से निकले मेरठ, मेरठ से बागपत, बागपत से मुजफ्फरनगर, ये पूरा जो कि उत्तराखंड से लग रहा, और सहारनपुर। ये जो पूरी की पूरी जो बेल्ट है, ये अब ये रही दिल्ली, तो ये दिल्ली के आसपास के जनपद हैं, ये दिल्ली के आसपास के जनपद हैं, और इन्हें आप लिख देंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बागपत को मेरे साथी कहां बागपत 1997 में एनसीआर में शामिल किया गया था। ये भी तो क्वेश्चन आ जाता है कि बागपत को कब, मुजफ्फरनगर को 2015 में, मेरठ हापुड़ को 2011 में, 28 सितंबर को इसका तो गठन हो गया, और शामली को 2017 में। तो इन ऐसे ऐसे अब ऐसे क्वेश्चन तो बने हैं कि मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर जनपद को एनसीआर में किस वर्ष शामिल किया गया, तो 2015 में, है ना। और बाकी जो एनसीआर के निर्माण हुआ तब इनका जो है इन्हें शामिल किया गया, जैसे गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर वगैरह। तो मेरठ भी, बाकी ये 2011, बागपत 97, 2017 और 15। कितना शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित जिले, ये तो आ गए हमारो हमारो। अब एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित जिले, ये भी आप सभी को लिख देना है। एनसीआर में शामिल होने के लिए, शामिल होने के लिए प्रस्तावित जनपद। अब ये प्रस्तावित हैं, अब कौन कौन से, तो अब एक तो म्हारो मथुरा कर दो है, पहले आप अलीगढ़ से स्टार्ट हो जाओ सर जी। एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित जनपद, तो अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर। एक आपका होगा सर जी अलीगढ़, अलीगढ़ हो गया। एक आपका हाथरस, हाथरस, एक आपका मथुरा, और एक आपका बिजनौर। कई जगह हमें सहारनपुर भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो बिजनौर होगा, राइट। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे सर जी। ये रो अलीगढ़, महारो अलीगढ़ है, अलीगढ़ ये हो गया, हाथरस और ये मथुरा। कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा रीजन, ये ठीक है ना, ये प्रस्तावित है, ये एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित होगा। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और कौन, बिजनौर। ये बिजनौर, यहां पर 3 जनपद ये, और चौथा बिजनौर। ये एकदम करेक्ट क्वेश्चन। अब इसी के साथ आगे बढ़ जाओ सर जी। एनसीआर में आने वाले यूपी के जिलों का विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीपीआरवी के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होता है। अब इसी के साथ देखा कि भैया जी एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एससीआर बनाने की योजना बनाई, और एससीआर इसी की तर्ज पर हम देखेंगे सर, इसी की तर्ज पर एक और आ जाता है एससीआर, इसी की तर्ज पर आप ले आओ सर जी एससीआर को। ये आपका एससीआर, ठीक है, चलो यहीं कर दो। एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन, हेडिंग डाल दो सर जी एससीआर। एससीआर का मतलब स्टेट, स्टेट कैपिटल, स्टेट कैपिटल रीजन बोलेंगे, स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर। एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन, राज्य राजधानी क्षेत्र। अरे भैया स्टेट तो राज्य, राज्य राजधानी क्षेत्र, बहुत बढ़िया जी। राजधानी, राज्य राजधानी
राज्य राजधानी क्षेत्र, राज्य राजधानी क्षेत्र। चलो जी, ये भी आप सभी को कर देना है। राज्य राजधानी क्षेत्र ये होगा जी, स्टेट कैपिटल रीजन, और ये आपका बना सर जी राज्य राजधानी क्षेत्र। अब मुझे ये बता दो कि इसमें, अब इस राज्य राजधानी क्षेत्र में सर एनसीआर का एरिया मतलब अच्छा एनसीआर का एरिया रह गया 14,826। अच्छा एरिया और लिख दो भाई, इसका एरिया मीन्स क्षेत्रफल, क्षेत्रफल रह गया और इसका क्षेत्रफल हो गया 14,826 वर्ग किलोमीटर। 14,826 वर्ग किलोमीटर। अब मैं एक बार मैप में आपको दिखाऊं, कहने का मतलब है ये जो ग्रीन वाला जो है ना, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इनका 14,826 वर्ग किलोमीटर है, और ये पूरा का पूरा एरिया एनसीआर में आता है। दूसरी बात आई सर जी, इसी की तर्ज पर एनसीआर की तर्ज पर अब एससीआर बना दिया, और इसमें आप बताएंगे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। एससीआर में डिस्ट्रिक्टों की संख्या जल्दी बताओ कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे। सर जी 6 डिस्ट्रिक्ट, और 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से मेरे साथी। अब देखो एससीआर में वो डिस्ट्रिक्ट जो राजधानी से लगे हुए हैं, अब ये आपका लखनऊ ये हो गया जी सर, लखनऊ से वाराणसी, इधर रायबरेली, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर। तो 6 डिस्ट्रिक्ट सर, कितने 6 डिस्ट्रिक्ट। अब 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, तो आप एक बता देना, लखनऊ होगा सर जी। ठीक है, लखनऊ तो राजधानी से मतलब जो राजधानी से लगे हुए जनपद हैं। एक आपका सीतापुर, सीतापुर के साथ आप वाराणसी जिसे पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, इसी के साथ मेरे भैया जी उन्नाव, उन्नाव आपका आ गया। उन्नाव के बाद आपका हरदोई, एक रह गए रायबरेली है, यहां कर दो रायबरेली। एक आपका बना रायबरेली, एक आपका उन्नाव और एक आपका हरदोई। ये पॉइंट पूछा कि भैया जी एससीआर में स्टेट कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश के कितने जनपद शामिल हैं, तो आप 6 बता देना। और राजधानी लखनऊ को हटा दें तो 5 कौन कौन से सर आप बताएंगे। सीतापुर, वाराणसी, रायबरेली, उन्नाव और हरदोई ये होंगे। और इनका क्षेत्रफल यदि हमसे पूछा जाए 27,826। इनका जो एरिया है, एरिया अब देखो जैसे सीतापुर 5743, वाराणसी 4402, लखनऊ 2528, 4609, और इन सभी को जोड़ें तो 27,826 वर्ग किलोमीटर। 27,826 वर्ग किलोमीटर का एरिया बैठेगा। एरिया 27,826। और सर जी उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाया इनके विकास के लिए। कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, क्षेत्र विकास प्राधिकरण। बहुत शानदार क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण इनके डेवलपमेंट के लिए बनाया, और जिसके अध्यक्ष की बात आती है तो आप लिख देना, इसके अध्यक्ष सीएम होंगे, चीफ मिनिस्टर ये इसके अध्यक्ष होंगे। मतलब कि इनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, हाँ जी, इनके डेवलपमेंट के लिए मेरे साथी क्या बना दिया, एक उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण। और सर जी इसका मुख्यालय हमसे पूछा, मुख्यालय तो आप लखनऊ कर देना जी, इसका मुख्यालय लखनऊ। चलो
अब ये पॉइंट आप सभी ने किए। एक बार मुझे जल्दी से वो प्यारा सा थंब का निशान और फिर हम बढ़ेंगे आगे। एक बार वो प्यारा सा थंब का निशान और फिर बताओ कि ये भैया पॉइंट आप सभी के समझ में आए या ना आए। ये पॉइंट क्लियर हैं ये सभी के? हाँ सर जी, ये सभी के क्लियर? क्लियर तो आगे बढ़ जाऊंगा मैं, एक बार जल्दी से बताएंगे। एक बार जल्दी बताओ कि भैया एनसीआर जो दिल्ली के आसपास के जनपद, एससीआर जो राजधानी लखनऊ के आसपास के जनपद, उनको शामिल कर लिया। इनका डेवलपमेंट जैसे जैसे लखनऊ का होगा इसी तरीके से इनकी डेवलपमेंट भी करेंगे हम। दीपक गुप्ता जी, विनोद कुमार जी, लव यू सर जी, लव यू जी, ठीक है। चलो ये आपने बताया और मैंने भी भैया जी से सिरमाते रख लिया। अब चलते हैं एक हेडिंग और डालेंगे, राजकीय प्रतीक। एक हेडिंग और डाल दो, पहले इसे ही लो। राजकीय प्रतीक कौन सा? राजकीय प्रतीक, चलो भैया अब एक हेडिंग आप डालेंगे, राजकीय प्रतीक, पॉलिटिकल सिंबल। राजकीय प्रतीक किसी भी परीक्षा को आप उठाकर देख लेना, ठीक है। राज्य के प्रतीक से क्वेश्चन बनेगा, आपके आया था ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। पॉलिटिकल सिंबल की बात है सर जी, इसकी बात होगी तो आप यहां लिखेंगे पॉलिटिकल, पॉलिटिकल सिंबल, पॉलिटिकल सिंबल, राज्य के प्रतीक, ठीक है। पॉलिटिकल सिंबल की बात है तो ये आप कर देना, और जिसमें राज्य के प्रतीक में मेरे साथी राज्य के चिन्ह आप करेंगे। राज्य के चिन्ह की बात जी हाँ, यूं कह रहे हैं सर, अब क्या आप बढ़िया पढ़ा रहे हो, पहले ना बढ़ाया, बढ़िया, सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया। तो ये होगा पॉलिटिकल प्रतीक की बात, तो मेरे साथी एक आ जाता है राजकीय चिन्ह, ठीक है। और ये आप सभी को दिखाई भी पड़ रहा होगा राजकीय चिन्ह। जब आप बन जाएंगे समीक्षा अधिकारी तो आपके हाथ में एक होगी मोहर, और उस मोहर पर जब मारेंगे ठप्पा तो ये छप जाएगा राजकीय प्रतीक। सर जी एक व्रत होगा, ये रहा व्रत, और इस व्रत के अंदर मेरे साथी दो मछलियां, तीर और धनुष, और मेरे साथी गंगा और यमुना बहती हुई नदियों की ये तीन रेखाएं, ये आए इस तरीके से और इधर इनका हो गया संगम। पहली बात आती सर जी एक व्रत, हमारे राज के प्रतीक में हमें एक व्रत दिखाई पड़ रहा है, एक सर्किल दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम बोलेंगे मतलब घेरा, तुम्हारी भाषा में घेरा, ठीक है ना। और सर्किल, इसे व्रत बोल दो या सर्किल। उत्तर प्रदेश के राज के प्रतीक की बात आती, पहली बात तो मेरे साथी इसे किस वर्ष स्वीकृत किया गया, पहला क्वेश्चन तो यही बना। आज स्वीकृत, ये पॉइंट आप सभी को लिख देना, 1938 को, 1938 को लाला इसे स्वीकृत कर दिया, ठीक है। पहली बात उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक को किस वर्ष स्वीकृत किया, तो आप बताओ 1938। एक व्रत, और ये जो व्रत होगा संपूर्ण राज्य की एकता को दर्शा देता है, संपूर्ण राज्य की, संपूर्ण राज्य की एकता को दर्शाता है, राज्य की एकता को दर्शाता है, ऐसा पॉइंट। हाँ सर जी, अब ऐसी तो क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में जो सर्किल है,
ये किसको दर्शाता है? अवध के नवाबों को, संगम को, या बात करूं भगवान रामचंद्र जी की प्रतीक को? नहीं, ये संपूर्ण राज्य, एक सर्किल में संपूर्ण राज्य की एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, सभी को, यहाँ की गंगा यमुना जमुना की तहजीब, यहाँ की कल्चर, सभी को दर्शा देता है व्रत ये घेरा। इसी में जब मैं देखूंगा तो मेरे साथी मुझे दो मछलियां भी दिखाई पड़ेंगी। कितनी मछलियों की बात, तो यहां पर लाला दो मछलियां, इसी तरीके से आप सभी को करना होगा। दो मछलियां, और दो मछलियां ये होंगी अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतीक होंगी। अवध के जो मुस्लिम शासक हैं, अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतीक, अवध के मुस्लिम शासक मतलब नवाब बोलते थे इनको, अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतीक। एकदम राइट क्वेश्चन। सर ये जो दो मछलियां जो है ना हमने, ये आप सभी को दिखाई भी पड़ रही होंगी, रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा। भैया कौन सा दरवाजा होगा? रूमी दरवाजा। और ये रूमी दरवाजा आपका बनेगा लखनऊ। रूमी दरवाजा लखनऊ से स्वीकृत, रूमी दरवाजा लखनऊ से स्वीकृत की गई थी, रूमी दरवाजा लखनऊ से स्वीकृत की गई थी। एकदम राइट क्वेश्चन। ठीक है, एक बात और मेरे भैया, दो मछलियां अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतीक, और ये जो है ना, ये कहां से, इन दोनों मछलियों को कहां से उठा लिया? अवध, रूमी दरवाजा अवध के नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में बनाया था, राहत कार्यों के लिए, रोजगार देने के लिए। गोमती नदी का उफान इस भारी भरकम में आया, किसान हो मजदूर हो सभी को परेशान, आज रोजगार, अब रोजगार के लिए इसने रूमी दरवाजा और लखनऊ की बड़ा इमाम बाड़े का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, जिसमें 20,000 मजदूर प्रति एक डेज लगते थे। आसफुद्दौला के लिए एक कहावत, जिसका नहीं है मौला उसका है नवाब आसफुद्दौला। ऐसी उसने, मतलब उसकी धारणा थी यदि कोई भी उसके दरबार पर गया तो वो कभी खाली हाथ न लौटा। इसी के साथ मेरे साथी आता है धनुष और बाण। कौन सा? धनुष और बाण दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर जी, धनुष और बाण। ठीक है, धनुष और बाण। अब ये क्या है? ये भगवान रामचंद्र जी का प्रतीक है। इसका भगवान रामचंद्र जी का, भगवान श्री राम ही कर दो, ठीक है, भगवान राम का प्रतीक। ठीक है, भगवान राम का प्रतीक। सर जी इसमें 3 लहरदार रेखाएं, 3 लहरदार रेखाएं, 3 लहरदार रेखाएं। ये आप बताओ सर जी, संगम, और ये संगम कहां पर? तो ये प्रयागराज में। ये संगम कहां पर? ये प्रयागराज में, विकृत 1938 में। एक बार जल्दी से बता दो कि ये पॉइंट आप सभी की समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी के समझ में आए या नहीं आए? ठीक है, चलो जी, तो ये पॉइंट आप बता दो। इस सर्किल की बात है, दो मछलियां, दो फिश, अवध के मुस्लिम शासकों का प्रतीक, रूमी दरवाजा, लखनऊ से स्वीकृत धनुष और बाण, ये सारी चीजें। इसी के साथ एक और आता है सर जी, एक नाम और आएगा जिसका नाम होगा राजकीय पशु। ये क्या है? फूल आ गया, राजकीय पशु है, देखो पशु ये रहा, सबसे नीचे है सर जी, राजकीय पशु। बहुत बढ़िया, बताना ये क्या है? राजकीय पशु है जी, लेकिन है क्या ये बताओ, है क्या ये तो हमने कर दिया स्टेट एनिमल, राजकीय पशु। एक हेडिंग और डाल दो,
राजकीय पशु। पशु बोलें तो आप लिख देना स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल ये होगा आपका राजकीय पशु। स्टेट एनिमल, हाँ सर, ये आपका हो गया सर जी राजकीय पशु। बहुत बढ़िया जी। अब देखो सर जी ये आपका क्या होगा, बताएगा कोई? क्या है? राजकीय पशु है वो सर जी, वो रेखा है या रिवर? क्या? 3 लहरदार रेखाएं, रेखाएं, ठीक है, 3 लहरदार रेखाएं, ये मतलब कि नदियां होंगी। अब संगम तो आप समझ जाओ ना, संगम किसका है? गंगा यमुना का। तो संगम, संगम तो नदी होंगी ना, ठीक है, चलो एकदम राइट होगा, बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे। अब स्टेट तो आप करेंगे बारहसिंघा, ठीक है, बारहसिंघा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बारहसिंघा। भैया जी इसे हम मतलब स्वैम्प डियर बोल देंगे, है ना? क्या बोलेंगे सर जी? स्वैम्प डियर, स्वैम्प डियर। इसे दलदली हिरण भी बोल दिया जाता है। अन्य नाम इसका जो अदर नेम है, अन्य नाम इसका अदर नेम क्या होगा? तो आप करेंगे दलदली हिरण, दलदल ही मतलब कि दलदल हिरण या दलदली हिरण, ये होगा जी, एकदम राइट करो, दलदली हिरण। बारहसिंघा, ये निकले हुए सींग इस तरीके से, या में खपंच सी ये निकल रही, ठीक है, इस तरीके से ये सारे यही हैं, ठीक है। बारहसिंघा को अन्य अदर नेम होगा दलदली हिरण। वैज्ञानिक नाम होगा रूसेवरस ड्वाबलेसी, ठीक है, लेकिन ये जो पाया जाता है दुधवा नेशनल पार्क और हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य के, ठीक है। और इसी के नाम पर बारहसिंघा एक हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य था, जो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य था। उसे भैया जी उसका नाम बदलकर राज्य बारहसिंघा वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया। इसके नाम पर बना, क्या बना? राज्य, सॉरी, राज्य बारहसिंघा, राज्य बारहसिंघा वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना? वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? वन्य जीव अभ्यारण्य। अब मुझे ये बताओ सर, ये कहां पर? तो ये मेरठ, ठीक है ना, मतलब नाम इसी की नाम, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर हो गया, इसी में थोड़ा सा आपका हापुड़, हापुड़, अमरोहा, ये बहुत बड़ा है, ये क्षेत्र आ रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट और भी कदुक्का। राज्य बारहसिंघा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पहले तो हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य था, लेकिन इसी के नाम पर मेरे साथी इसका नाम कर दिया। आ रही है बात समझ में ना? चलो जी, टेढ़ा मुंह करके फोटो खिंचवाए स्वयं डियर ने, और ठीक है, चलो टेढ़ा मुंह मतलब कि कुछ भी चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर जी, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल, ठीक है। अब ये तुम्हें दिखाई देगा होगा, या तुम देख लियोगे, अब तुमसे गए शर्मा, अब शर्माने के मार इसने जो अपना टेढ़ा मुंह कर लिया कि भैया ये मेरे सामने कैसे आ गई, इसी मारे करा, कारण यही रहा, नहीं करता ही ना, ठीक है। अब कर देंगे राजकीय पुष्प। ये है सर जी राजकीय पुष्प, और राजकीय पुष्प की बात आती है तो स्टेट फ्लावर है। राजकीय पुष्प आप एक हेडिंग और डालेंगे, होगा स्टेट फ्लावर। चलो पलाश है, चलो ये आप करेंगे स्टेट फ्लावर, स्टेट फ्लावर ये होगा सर। अब देखो भैया जी, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है, पुष्प बोल दो, ये होगा आपका पलाश। ये क्या होगा सर जी? ये बनेगा आपका
पलाश। ये जो फूल दिखाई पड़ रहा है ये आपका होगा पलाश। इसे अदर नेम, यदि मैं इसका अदर नेम की बात करूं ना तो अदर नेम होगा इसका टिश्यू। अदर नाम होगा टिश्यू। टिश्यू अदर नेम आप कर देना टिश्यू। तो सर राजकीय पुष्प स्टेट फ्लोवर जो कि पलाश, अदर नेम टिश्यू, वैज्ञानिक नाम व्यूटिया मोनोस्पर्मा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया था सर। इसका साइंटिफिक नेम की बात आती है ना, ये क्वेश्चन अभी एक परीक्षा हुई थी भैया यूपी ट्रिपल एससी की, उसमें आया साइंटिफिक नेम क्या था, व्यूटिया मोनोस्पर्मा। हाँ सर जी, कौन सा, व्यूटिया, व्यूटिया मोनोस्पर्मा। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब ये क्वेश्चन, व्यूटिया मोनोस्पर्मा। सर व्यूटिया मोनोस्पर्मा ये हो जाता है। और देखो इससे पहले पहले था ब्रह्म कमल, और इसे जो है घोषित, यदि मैं बात करूं घोषित की, घोषित कब किया, 4 जनवरी 2011। 4 जनवरी 2011 को इसे घोषित कर दिया। कहने का मतलब इससे पहले था ब्रह्म कमल, अब उत्तराखंड का हो गया ब्रह्म कमल, ठीक है। लेकिन इसे हमने 4 जनवरी 2011 को घोषित कर दिया। पूछता है व्यूटिया मोनोस्पर्मा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी इसे भी कहा जाता है। सर जी इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ये भी आप सभी को करना होगा, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी कहा जाता है, इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप सभी को करना है एकदम शानदार तरीके से। आ रही है बात समझ में सभी के? यहां तक ये पॉइंट आप सभी की समझ में आए या नहीं आए, जल्दी बताओ एक बार स्पीड के साथ। हाँ लिख तो दिया लवपाल जी, 4 जनवरी 2011 को, पहले था ब्रह्म कमल, ठीक है। बाकी स्थापना उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष से ही है। तो इन पॉइंटों को आप करेंगे एकदम शानदार तरीके से। और सर हार नहीं माननी है किसी को भी, बहुत बेहतरीन ये कक्षा होगी। ब्रह्म कमल था, इससे पहले था ब्रह्म कमल, ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बताऊंगा, फिर आज 8 बजे आपका टेलीग्राम ग्रुप ओपन हो जाएगा। और दूसरी बात, 2 ही मैसेज कर सकते हैं। और तैयारी आप सभी को बढ़िया तरीके से करनी है। आप उस अवस्था में आज पहुंच चुके हैं जहां सिलेक्शन सबसे बड़ी नीड है आपके लिए। ग्रुप में सभी होंगे, तो मेरे आप सभी से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी के भी पास बेवजह मैसेज ना भेजेंगे, ठीक है ना। किसी के भी पास आप बेवजह हाय, जान ना पहचान और उसे हाय कर दी, ठीक है। तो ये जो आपका टाइम है, ठीक है, ये जो आपका जो टाइम है बहुत अनमोल है। किसी को हाय करके, आप लखीमपुर खीरी में बैठे हैं और एक बैठी है भैया झांसी में, तुम्हारा लेना देना कुछ भी नहीं है, खामो खाम में टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं आप सभी से एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि आप जो है इस कक्षा की मर्यादा, इस ग्रुप की मर्यादा बनाए रखेंगे, ऐसा ना हो कि हमें ब्लॉक करना पड़े, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ भैया जी मुलाकात करेंगे आप सभी से कल एक और बेहतरीन से सेशन के साथ। तो सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।